नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षा हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति देवी प्रतिफल या दंड का परिणाम था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए विपिन चंद्रपाल, बी एम ए जिन्ना, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा डी एम के गांधी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एम के गांधी। आपको बताना चाहेंगे गांधी जी ने जाति की स्थिति देवी प्रतिफल या दंड का परिणाम था, इस बात को अस्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों के निर्माण के सही कालक्रमिक क्रम को पहचान करना है। ऑप्शन ए में है जस्टिस पार्टी, फिर हिंदू महासभा, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल। ऑप्शन बी में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर शिरोमणि अकाली दल, फिर हिंदू महासभा तथा अंत में जस्टिस पार्टी। ऑप्शन सी में है हिंदू महासभा, फिर शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और अंत में जस्टिस पार्टी। तथा ऑप्शन डी में है जस्टिस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, हिंदू महासभा तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों सही कालक्रम में से आपको जमाना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत सर्वप्रथम जस्टिस पार्टी बनी थी जो 1916 में आई थी, फिर शिरोमणि अकाली दल 1920 में, उसके बाद में हिंदू महासभा 1926 और सबसे अंत में नेशनल कॉन्फ्रेंस 1932 में बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल की पात्रता की शर्तें, अनुच्छेद 158। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी, अनुच्छेद 156(2). तीसरा ऑप्शन सी में राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन, अनुच्छेद 171(5). तथा ऑप्शन डी में राज्यपाल का वित्त विधेयक की अनुशंसा का अधिकार, अनुच्छेद 207। तो आपको बताना है इन अनुच्छेदों के साथ में कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी अनुच्छेद 156(2) के तहत नहीं आता है, बल्कि अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधन में अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग करता है, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कथन दिया है, संशोधन के किसी प्रस्ताव का प्रारंभ करने का एकमात्र तरीका संघीय संसद के किसी एक सदन में विधेयक की प्रस्तुत करना है। कथन दूसरा दिया है, यदि किसी विधेयक को पारित करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से इस गतिरोध का समाधान निकाला जा सकता है। आपको कूट दिए हैं, सही आपको ऑप्शंस का चुनाव करना है। ऑप्शन ए में दिया है केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी में दिया है केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा ऑप्शन डी कथन 1 और 2 दोनों गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। आपको बताना चाहेंगे किसी भी संविधान का संशोधन आर्टिकल 368(2) के तहत होता है तथा यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके अलावा कथन 2 जो दिया है उसमें संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलवाया जाता है, जिसमें अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, सही कथन आपको ढूंढना है। पहला है, यह किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी की जा सकती है जिसको किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक आरोप में कैद में रखा गया है। ऑप्शन बी दिया है, यह किसी अभिलेख न्यायालय या संसद की अवमानना की कार्यवाही में हस्तक्षेप के लिए जारी की जा सकती है। ऑप्शन सी दिया है, यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। तथा ऑप्शन डी दिया है, इस याचिका से न्यायालय
किसी व्यक्ति को कैद में रखने के कारण की जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि कारावास अवैध नहीं है तो उसे मुक्त नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। आप सभी जानते हैं यह आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दो कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है, नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन दिया है प्रथम 3 आम चुनाव के परिणामों से एक दलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ जो एक दलीय प्रणाली से भिन्न है। तर्क दिया है 1967 तक कांग्रेस का केंद्र और भारत में अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्ति पर एकनिष्ठ नियंत्रण यानी एक्सक्लूसिव कंट्रोल रहा था। कूट दिया है, आपको उसका आंसर देना है। कूट ए में है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी दिया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है ए सही है पर आर गलत है तथा ऑप्शन डी में दिया है ए गलत है और आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कथन ए अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको बताना चाहेंगे रजनी कोठारी ने जो 1967 तक सरकार चली थी उसे कांग्रेस सिस्टम कहा था और उन्होंने पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक किताब लिखी थी जिसमें इसका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसकी पीठ या पीठें हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए में इलाहाबाद, मुंबई और जबलपुर। ऑप्शन बी जोधपुर, मुंबई, हैदराबाद। ऑप्शन सी कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलोर तथा ऑप्शन डी जबलपुर, मद्रास, गुवाहाटी। आपको इनमें से बताना है कि किस किस में उच्च न्यायालयों की पीठें हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद, मुंबई और जबलपुर। इनमें उच्च न्यायालय के साथ साथ इनकी पीठें भी हैं। इलाहाबाद में इलाहाबाद न्यायालय के साथ लखनऊ पीठ है, मुंबई में मुंबई न्यायालय उच्च न्यायालय के साथ में दादर एंड नगर हवेली पीठ है तथा मध्य प्रदेश में जबलपुर जो उच्च न्यायालय है उसकी खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन है पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्नलिखित में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया था। आपको ऑप्शंस दिए हैं ए राजनीति विज्ञान या लोक विधि, बी राजनीति या नीतिशास्त्र, सी लोक नीति या नीति निर्धारण तथा डी राजनीतिक प्रणाली या हित समुच्चयन। आपको बताना है पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्नलिखित में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनीति विज्ञान या लोक विधि शाखा के रूप में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है संगठन के पारंपरिक या मैकेनिस्टिक यानी यांत्रिक सिद्धांत के मूलभूत विचारों का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं ए यह मानव संबंध के बारे में एक प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाता है, बी यह आर्थिक प्रोत्साहकों यानी इंसेंटिव्स को एकमात्र प्रेरक कारक मानता है, तीसरा ऑप्शन सी यह संगठनात्मक व्यवहार की बारीकियों की उपेक्षा करता है तथा ऑप्शन डी यह अनौपचारिक संबंधों को आर्थिक महत्व देता है। आपको बताना है संगठन के पारंपरिक या मैकेनिस्टिक सिद्धांत के मूलभूत विचारों में कौन सा एक भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह अनौपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है, यह इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विचारक ने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभावोत्पादक संप्रेषण की हिमायत की थी। तो इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी पीटर सेल्फ, ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन तथा ऑप्शन डी दिया है, क्षमा चाहेंगे, ऑप्शन सी में चेस्टर बर्नार्ड तथा ऑप्शन डी में दिया है वुड्रो विल्सन। इसमें ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चेस्टर बर्नार्ड।
चेस्टर बर्नार्ड ने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभावोत्पादक संप्रेषण की हिमायत की थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो कि 1938 में लिखी थी। इसमें इसका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, लोक और निजी प्रशासन के बीच भेद के बारे में एक अतिवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए किसने कहा था कि सभी गठन लोक और निजी विशेषताओं को साझा करते हैं? तो विद्वान का नाम आपको दिया है। ऑप्शन ए में ड्वाइट वाल्डो, ऑप्शन बी में E.A. सावास, ऑप्शन सी बेरी बोजमैन तथा ऑप्शन डी में है जेम्स डब्ल्यू फेसलर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बेरी बोजमैन। बेरी बोजमैन का एक कथन था, सभी गठन लोक और निजी विशेषताओं को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन तथा तर्क से संबंधित है। अभिकथन दिया है, कुछ विद्वान न केवल विशुद्ध प्रशासनिक कार्य से संबंधित होते हैं, लेकिन विधानमंडल द्वारा उन्हें नियम एवं विनिमय बनाने के कुछ अधिकार भी प्रदत्त किए जाते हैं। इसका तर्क आर दिया है, जॉन एम पिफनर कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विभाग के एकल मुखिया को वरीयता देते हैं। आपको कोड दिए हैं, ऑप्शंस में आपको देखना है सही उत्तर। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया है ए सही है पर आर गलत है, तथा डी दिया है ए गलत है पर आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं, परंतु तर्क अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, डंकन ब्लेक, एंथनी डोवास, जेम्स बुचमैन और केनेथ एरो के बीच में क्या समानता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में ये सभी लोक प्रशासन में लोक चयन के सिद्धांत के पैरोकार हैं। ऑप्शन बी में ये सभी ब्रिटेन के भूतपूर्व कैबिनेट सचिव हैं। ऑप्शन सी ये सभी ब्रिटेन में विटली काउंसिल्स के समर्थक हैं, तथा डी ये सभी प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डंकन ब्लेक, एंथनी डोवास, जेम्स बुचमैन और केनेथ एरो ये सभी लोक प्रशासन में लोक चयन सिद्धांत के पैरोकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कमेटीज, कमीशंस, रिपोर्ट्स का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रमिक क्रम है? तो आपको इसमें क्रम बताना है। ऑप्शन दिया है ए मास्टरमैन कमेटी, ब्राउनली कमेटी, ग्लेडस्टोन कमेटी और एसिचन कमीशन। उसके बाद में ऑप्शन बी में है एसिचन कमीशन, ग्लेडस्टोन कमेटी, ब्राउनली कमेटी, मास्टरमैन कमेटी। ऑप्शन सी में एसिचन कमीशन, मास्टरमैन कमेटी, ब्राउनला कमेटी तथा ग्लेडस्टोन कमेटी, तथा ऑप्शन डी में ग्लेडस्टोन कमेटी, एचिसन कमीशन, फिर मास्टरमैन कमेटी और अंत में है ब्राउनला कमेटी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले एसिचन कमीशन 1886 में आया था, फिर ग्लेडस्टोन कमेटी 1895 में, उसके बाद ब्राउनला कमेटी 1937 में और अंत में मास्टरमैन कमेटी 1948 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, OECD ने आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए शासन गवर्नेंस के किन भागों की पहचान नहीं की थी? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में भागीदारी आधारित विकास, ऑप्शन बी में कड़ा अंकेक्षण, ऑप्शन सी में मानवाधिकार तथा ऑप्शन डी में लोकतंत्रीकरण। आपको बताना है OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए शासन के किन भागों की पहचान नहीं की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कड़ा अंकेक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है? विद्वानों के नाम है। ऑप्शन ए मैकलिन एवं मैकमिलन, ऑप्शन बी जॉर्ज स्वाजेनबर्ग, ऑप्शन सी केनेथ वाल्ज तथा ऑप्शन डी सुजन स्ट्रेंज। आपको बताना है राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है, यह घोषणा किसने की थी?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजन स्ट्रेंज ने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था यथार्थवाद ने हमारी बौद्धिक उपकरण मंजूषा यानी टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है? तो आपको बताना है किसने यह तर्क दिया है। ऑप्शन ए होलस्टी, ऑप्शन बी E.H. कार, ऑप्शन सी हंस मार्गेंथो तथा ऑप्शन डी स्टीफन वाल्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टीफन वाल्ट। स्टीफन वाल्ट ने तर्क दिया था यथार्थवाद के हमारी बौद्धिक उपकरण मंजूषा यानी टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शक्ति संतुलन प्रणाली के मूलभूत नियम नहीं हैं जो उन स्टेट एक्टर्स में से प्रत्येक को स्पष्ट है जो संतुलन करने की प्रक्रिया में संलिप्त है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए, कोई भी एक्टर या गठबंधन जो वर्चस्व ग्रहण करने का प्रयास करे उसको बाधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, राज्य क्षेत्र के अर्जन अपनी जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक रूप से विकास कर अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहते हैं। ऑप्शन सी, लड़ाई की तुलना में वार्ता के जरिए समाधान ढूंढना बेहतर है। तथा ऑप्शन डी, अन्य राज्यों को संभाव्य शत्रुओं के रूप में देखा जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य राज्यों के संभाव्य शत्रु के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार ऑप्शन ए, स्वरक्षा के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी गई है। चार्टर के अनुसार केवल शांति प्रेमी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। तथा ऑप्शन डी में दिया है चार्टर के अंतर्गत सुरक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में है उसके अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें दिया है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए, द टोक्यो कन्वेंशन एक्ट 1975, बी, द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ऑप्शन सी, द एंटी अपार्थाइड यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एक्ट 1981 तथा ऑप्शन डी, द जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960। इसमें आपको बताना है भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रोम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को शामिल नहीं किया गया है, बाकी सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन ने 18 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि को अंगीकार किया था। बी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं लेकिन यह एक स्वतंत्र संगठन है। सी, इसकी संविधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई। तथा डी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 अंग हैं, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीज़न, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर और रजिस्ट्री। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों बताना चाहेंगे इसमें जो पहला कथन है ऑप्शन ए में वो सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि को अंगीकार किया था तथा इसके समर्थन में 120 देश थे, विरोध में 7 देश थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया था? आपको वर्ष दिए हैं, बताना है। ऑप्शन ए 2006, बी 2007, सी 2008 तथा डी 2009। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2006।
2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन दिया है, शीत युद्ध की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीति में परिवर्तन का सूचक था। इसका तर्क दिया है, धार्मिक कट्टरतावाद सुरक्षा के प्रति एक खतरा पैदा कर रहा है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है पर आर गलत है, तथा ऑप्शन डी, ए गलत है पर आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों कथन सही हैं परंतु तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में टी.पी. जेनकिन, ऑप्शन बी में आर.ए. डहल, ऑप्शन सी W.C. ब्लू तथा ऑप्शन डी मिस्टिल। तो आपको बताना है किसने कहा था राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था का एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W.T. ब्लूम ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था का एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने एक मारीचिका के रूप में खारिज किया था? विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए मैकफर्सन, ऑप्शन बी फ्रेडरिक हेग, ऑप्शन सी इसायाह बर्लिन तथा ऑप्शन डी रॉबर्ट नोजिक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेडरिक हेग। फ्रेडरिक हेग ने जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय अवधारणा को एक मारीचिका के रूप में खारिज किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपियन के सिद्धांत से संबद्ध है? इसमें विद्वानों के नाम हैं। ए पेरेटो, बी मोस्का, सी सुम्पीटर, डी लॉसवेल। कूट दिए हैं, आपको बताना है। ए में है ए और बी में है ए बी और सी ऑप्शन में है ए बी और डी तथा डी ऑप्शन में है ए बी सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ए और बी के तहत पेरेटो और मोस्का ये यूरोपीय विचारक थे। इन्होंने राजनीति अभिजन के सिद्धांत को दिया था और उसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क पर आधारित है। आपको बताना है। अभिकथन दिया है, अभिकथन ए विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। तर्क दिया है आर, इसके अनुसार ज्ञान धारणा होती है। उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है तथा डी में ए गलत है पर आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है पर आर गलत है। यानी अभिकथन विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, सत्य है। तर्क इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए ई बार्कर, ऑप्शन बी G.H. सेबाइन, ऑप्शन सी E.B. इंग्लैंड तथा ऑप्शन डी G.C. फील्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, G.H. सेबाइन ने कहा था अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही बताना चाहूँगा, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में, जिसमें इस बात का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है, कथन ए दिया है, क्षमा चाहेंगे, राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए।
कथन दूसरा है राज्य के पास स्वविवेकी अधिकार होना चाहिए। कथन तीसरा सी में है यह एक सहनशील राज्य है, तथा ऑप्शन डी में है संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए में ए और सी, ऑप्शन बी में ए और बी, ऑप्शन सी में केवल बी तथा ऑप्शन डी में केवल डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही नहीं है, यानी संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है, यह कथन गलत है। लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। कथन दिया है, पहला है ए दो मूल वृत्तियां स्वप्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती हैं। बी में है एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है। सी में है परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। तथा डी है सामान्य इच्छा एक समूह की सोच यानी ग्रुप माइंड नहीं होती है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी में सी केवल सी है तथा ऑप्शन डी में केवल डी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही नहीं है, यानी सामान्य इच्छा एक समूह की सोच होती है, यह कथन गलत है। इसकी जगह होना चाहिए था सामान्य इच्छा एक मनुष्य की वास्तविक इच्छा यानी रियल विल होती है और उसका योग होता है। अगला क्वेश्चन है जेएस मिल के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें कथन दिया है ए आनंद गुणवत्ता और मात्रा से भिन्न होता है। बी मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं। सी सुखावह कलन यानी फेलिसिफिकल कैलकुलस असंगत है। तथा डी आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। तो आपको पुनः से गलत कथन को खोजना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है, यह गलत है, जबकि इसकी जगह होना था आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं मापा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कथन जो दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो दोस्तों यह हमारी आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। कल फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।